नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर। मैं किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। यूट्यूब इस समाज माध्यम द्वारा पुनः आपके सामने उपस्थित होने का ये सुअवसर मुझे हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादर पटेल साहब के सहयोग से प्राप्त हुआ है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में होने के कारण छात्रों के सम्मुख उपस्थित होकर अध्यापन की जो लालसा है उस लालसा को कम अंश में क्यों न हो इस समाज माध्यमों द्वारा पूरा करने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मित्रों, आज आपके सामने जो मैं विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह विषय इस प्रकार से है। जैसे कि सन 2018-19 इस शैक्षिक वर्ष के अंतर्गत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने BA स्नातक अंतिम वर्ष का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसका पुनर्गठन किया और उस पुनर्गठित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंचम सत्र में जो 10वां प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा, इस हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र के प्रारूप को लेकर पाठ्यक्रम को लेकर पाठ्यक्रम के स्वरूप को लेकर मैं आपके सम्मुख कुछ बातें करना चाहता हूँ। मित्रों, ये जो प्रश्न पत्र है कुल मिलाकर 75 अंक का है। उसमें से 40 अंक विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा के लिए हैं और 35 अंक जो है अंतर्गत मूल्य ज्ञापन के हैं। इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वह 3 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले उस पाठ्यक्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे और तत्पश्चात प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है वह भी मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो 3 खंड है उसमें से पहला जो खंड है क, जिसका उपशीर्षक है हिंदी भाषा, और इस उपशीर्षक के अंतर्गत 3 उपबिंदु हैं। उसमें से पहला उपबिंदु है भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप, दूसरा है भाषा की विशेषताएं, तीसरा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके बाद मित्रों, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत का दूसरा जो खंड है वह हिंदी भाषा के विविध रूप इस उपशीर्षक के साथ है और इसके अंतर्गत 4 उपबिंदु हैं, जिसमें से पहला जो है प्रयोजनमूलक भाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा राजभाषा और चौथा संपर्क भाषा। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का तीसरा और अंतिम बिंदु जो है, अंतिम खंड जो है हिंदी की स्थिति, इस उपशीर्षक के साथ है, जिसके अंतर्गत 3 उपबिंदु हैं। उसमें भाषा प्रौद्योगिकी स्वरूप एवं संभावनाएं, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति और 3 हिंदी की वैश्विक स्थिति। यह पाठ्यक्रम BA तृतीय वर्ष के पंचम सत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने निश्चित किया है और इसी पाठ्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय स्तरीय 40 अंक की परीक्षा और अंतर्गत मूल्य ज्ञापन 35 अंक, ऐसा कुल मिलाकर यानी 75 अंक का ये प्रश्न पत्र है। मित्रों, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत का जो पहला उपशीर्षक है, पहला जो खंड है हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत यानी भाषा की परिभाषा और उसके स्वरूप को लेकर चर्चा हमें करनी है। यानी भाषा किसे कहा जाता है? मित्रों, आप जानते हैं मानव समाजशील प्राणी है और भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा के माध्यम से ही 2 व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान होता है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। विचारों का लेन देन कई प्रकार से हो सकता है, हाव भाव से, आँखों से, सीटी बजाकर, इशारे से, ताली बजाकर,
लेकिन उससे भी आगे जाकर भाषा का एक परिनिष्ठित स्वरूप है वाणी। वाणी से उद्धृत भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा। और इसी भाषा को लेकर जो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, इस भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसे परिभाषित करने की कोशिश की है। उन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पर हमें देखना है। तत्पश्चात भाषा का निश्चित स्वरूप स्पष्ट होगा। यानी उसके बाद भाषा की विशेषताएं हैं दूसरा बिंदु। उसके अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा की लक्षण, विशेषता, भाषा के गुण, इसको लेकर भी हमें चर्चा करनी है। जिसके अंतर्गत इन विशेषताओं में जैसे कि भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा सामाजिक स्तर के अनुसार भाषा बदलती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा यह प्रयत्न साध्य वस्तु है, भाषा व्यक्तित्व की पहचान होती है, भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, भाषा परिवर्तनशील होती है। ऐसी कई विशेषताएं, ऐसे कई गुण भाषा के हैं, ऐसे कई लक्षण भाषा के हैं। उन लक्षणों को अर्थात विशेषताओं को भी हमें विस्तार के साथ यहाँ पर देखना है। उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसको लेकर भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। जैसे कि हिंदी का उद्भव हम मानते हैं कि संस्कृत से प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली अपभ्रंश होते हुए प्राचीन हिंदी का जन्म हुआ और तत्पश्चात हिंदी का जो विकास क्रम है, आदिकालीन हिंदी अर्थात प्राचीन हिंदी, मध्ययुगीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी ने जो एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है एक माध्यम भाषा के रूप में, उसको भी हमें यहाँ पर देखना है। जो इस पाठ्यक्रम की अगली जो कड़ी है उसके अंतर्गत उनमें से कुछ प्रकार हमारे सामने आते हैं। जैसे कि दूसरा जो खंड है हिंदी भाषा की विविध रूप, इसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी के विभिन्न रूपों को हमें देखना है। हिंदी केवल आज साहित्य की भाषा नहीं, हिंदी आज केवल आध्यात्म प्रचार प्रसार की भाषा नहीं, हिंदी मानवीय जीवन के उपजीविका की भाषा है। मानवीय जीवन के सामान्य और विशेष प्रयोजन पूर्ति की भाषा है। हिंदी केवल व्यक्ति भाषा नहीं, हिंदी केवल मातृभाषा नहीं, हिंदी केवल बोली भाषा नहीं, बल्कि हिंदी हमारे देश की संवैधानिक आधार लेकर आधिकारिक राजभाषा है। उससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ हिंदी विश्व भाषा है। तो हिंदी के ऐसे विभिन्न रूप हैं। प्रयुक्ति परक क्षेत्र के अनुसार बैंकों में हिंदी का प्रयोग होता है, चिकित्सा विभाग में होता है, शिक्षा विभाग में होता है, सामान्य प्रशासन में होता है, वाणिज्य में होता है, विभिन्न प्रकार के बाजारों में होता है, तकनीकी के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग होता है। तो प्रयुक्ति परक क्षेत्र के आधार पर भी हिंदी के विविध रूप हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में हमें केवल 4 रूपों को देखना है। और उनमें से पहला जो रूप है प्रयोजन मूलक हिंदी। भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य भाषा को सौंदर्य मूलक भाषा कहा जाता है। जो भाषा, जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा को साहित्य की माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और वह भाषा बोलचाल की भी भाषा होती है। और दूसरा जो रूप है वह है प्रयोजन परक रूप, भाषा का विशिष्ट रूप, विशेष रूप, परिनिष्ठित भाषा रूप। यानी मानवीय जीवन में मनुष्य सामान्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग करता है।
लेकिन विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए विशेष भाषा रूप का ही प्रयोग मनुष्य को करना पड़ता है। यानी बच्चे को भूख लगी है तो माँ को वह विशेष भाषा में भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, वह उसकी मांग माँ से नहीं कर सकता, सामान्य भाषा में ही करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी दफ्तर में जाता है, किसी कार्यालय में जाता है, तो वहाँ पर सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, कार्यालयीन भाषा का ही उसे प्रयोग करना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन की भाषा का प्रयोग सामान्य प्रशासन विभाग में ही होना चाहिए। वो प्रयोग आप पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं कर सकते, अदालत में जाकर नहीं कर सकते, बैंक में जाकर नहीं कर सकते, या अस्पताल में जाकर नहीं कर सकते। सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी निश्चित भाषा है और हिंदी के अंदर वह क्षमता है। प्रयुक्ति क्षेत्र के अनुरूप हिंदी भाषा के अपने स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र पारिभाषिक शब्दावली है। हिंदी भाषा आज एक सक्षम प्रयोजन मूलक भाषा बनी हुई है, मानक भाषा बनी हुई है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानकता प्रधान भाषा। जैसे एकाध वस्तु को जब मानकता मिलती है, ISI रिमार्क, ISO, तो उसी प्रकार से हिंदी भी भारत के गृह मंत्रालय के भाषा विभाग के अनुसार एक मानक भाषा है। उसके बाद राष्ट्रभाषा। भले ही हिंदी आधिकारिक तौर पर हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन जनमानस की दृष्टि से हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि हिंदी ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया। उस आंदोलन की मध्यम भाषा हिंदी थी, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी ये नाम दिया। और हिंदी एक ऐसी भाषा है मित्रों, जो भारत की अन्य भाषाओं को अपने साथ लेकर चलती है। यानी उसे कभी भी कमी महसूस नहीं होती। उसके अंदर आपको मराठी के शब्द मिलेंगे, पंजाबी के मिलेंगे, तमिल के मिलेंगे, तेलुगु के मिलेंगे, बंगाली के मिलेंगे, उड़ीसा के मिलेंगे, यानी उड़िया के, असमिया के मिलेंगे, कश्मीरी की मिलेंगे, सिंधी भाषा के मिलेंगे। इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी के अंतर्गत आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, रूप बदलकर या मूल रूप में। अन्य भाषा को साथ लेकर चलने वाली भाषा हिंदी है। इतना बड़ा हृदय संसार की किसी भाषा का नहीं है। कभी कभी हम जब मराठी बोलते हैं और गलती से एकाध शब्द अंग्रेजी का या हिंदी का आता है, तो हम मजाक का विषय बन जाते हैं। लेकिन हिंदी बोलते समय बहुत ऐसे शब्द है, गाड़ी ये शब्द मराठी भाषा का हिंदी में प्रयुक्त होता है, गड्डी पंजाबी भाषा का शब्द। तो हिंदी को लोकमानस ने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है मित्रों। तो इस स्वरूप, राष्ट्रभाषा इस स्वरूप को भी हमें देखना है। उसके पश्चात राजभाषा हिंदी। भारतीय संविधान ने उसे देश के राजकाज के लिए एक आधिकारिक भाषा घोषित किया। राजभाषा कौन सी भाषा हो सकती है देश की, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम संक्षेप आगे चलकर विस्तार से आपके सामने चर्चा करेंगे। उसके बाद संपर्क भाषा। संपर्क के बिना मनुष्य का विकास असंभव है। संपर्क अत्यंत आवश्यक है और संपर्क के अभाव में बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। तो मानवीय जीवन के विकास की मुख्य धरोहर क्या है? तो हिंदी भाषा है, संपर्क भाषा, संचार भाषा जिसे हम कहेंगे। जनसंचार माध्यम तो आप जानते हैं, लेकिन मानवीय संचार की भाषा हिंदी है। जनसंचार की तो माध्यम भाषा हिंदी है ही। और उसके बाद अगला जो खंड है हिंदी की स्थिति, तीसरा खंड प्रस्तुत पाठ्यक्रम का अंतिम खंड, जिसके अंतर्गत
वर्तमान में हिंदी का मशीनी भाषा रूप भी आपको देखने को मिलता है, और वह रूप हमें भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखना है। भाषा प्रौद्योगिकी स्वरूप और भविष्य की संभावनाएं, हिंदी को और कितना बदलना है, बदलना आवश्यक है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी यह बहुत बड़ा वाद विवाद का विषय है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारे अस्मिता की भाषा है। सही मायने में मेरा प्राण वायु जो है ना, वह हिंदी ही है। और उसके बाद हिंदी की वैश्विक स्थिति, एक व्यक्ति बोली से लेकर विश्व भाषा तक हिंदी की जो यात्रा है, विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता केवल मात्र भविष्य में हिंदी के पास है। इसको लेकर भी आगे चलकर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे मित्रों। तो इस प्रकार का ये पाठ्यक्रम है, और विस्तार के साथ एक एक बिंदु को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। और यहाँ पर मैं मेरे विचारों को, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे हिंदी भाषा इस प्रश्न के विभिन्न बिंदुओं को लेकर। धन्यवाद।